से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 1 1 ऑन 2 इनटू मैनी वन ये सारे के सारे चेक करना सीखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ करते हैं। और फिर हम आगे क्या करेंगे, 1 1 और ऑन 2 कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 और ऑन 2 मिलते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, बल्कि हम सीधे क्वेश्चन ही लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वही जो हमने पीछे लिखा हुआ था, क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शन as many one comma 1 1 comma on 2 और into चिंटू और पिंटू फंक्शंस। चिंटू पिंटू नहीं है, तो एक एग्जांपल तो हमने लिया था, उसी का एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का लिया था। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, हमको गिवन है एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब हमको बताना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, इनटू है या मैनी वन फंक्शन। कैसे करना चाहिए हमको, इसको बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। हाँ, ये 1 1 फंक्शन ही होगा, क्योंकि जैसे ही इसका वैसे तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हमें ग्राफ का आइडिया है तो फिर तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक ही जगह पे कट करेगी, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो गया। मान लीजिए कोई कहता है कि भाई मुझे ग्राफ का आइडिया नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको भाई डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। क्या 3x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा? इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो ये इंक्रीजिंग हो गया, और अगर इंक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब है कि 1 1 हो गया। क्योंकि 1 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो अपने होल डोमेन में, तो फिर ये 1 1 फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो फंक्शन दिया है वो कह रहा था एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर। अब हमें इसका वो भी चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे? तो ऑन टू के लिए रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो रेंज इसकी कितनी दी हुई है, या को डोमेन इसका कितना दिया है? तो ये तो डोमेन है कि एक्स की सारी रियल वैल्यू रखनी है, और ये जो है वो को डोमेन है। ये जो दिया है आर, ये को डोमेन है, और रेंज होती है वाई की वैल्यू। तो अगर आप इसके ग्राफ का आइडिया है आपको, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ पूरी हो रही है। y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी जा रही है, प्लस इन्फिनिटी भी जा रही है। मतलब x की वैल्यू चाहे आप जितनी बड़ी से बड़ी रखेंगे, अगर x की वैल्यू आप प्लस इन्फिनिटी रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि x इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी। और अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी, तो एफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब जो रेंज है इसकी वो क्या हो गई, आर हो गई। रेंज बिलोंग्स टू आर हो गई, और इसका कोडोमेन जो है वो भी आर है, कोडोमेन भी आर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, इसका जो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो ऑन टू हो गया। और अगर ऑन टू फंक्शन हो गया, देन हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, जरा इसको देखिए और इसको ही बताइए आप। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
और एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर है, मतलब डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है। तो अब हमें बताना है कि ये वन वन फंक्शन है कि ऑन टू है कि दोनों है कि ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू, या वन वन और इंटू है कि मैनी वन ऑन टू है मैनी वन इंटू है। मतलब एक बार आप चेक करिए कि वन वन है कि मैनी वन है, फिर दूसरा चेक करिए ऑन टू है कि इंटू है। कभी भी आप ऑड फंक्शन देखें ना, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तो ये ऑड दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ऑड की रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। आप ये जरूर ध्यान रखिए। इवन में क्या होगा, इवन में नहीं मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि वो तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब में क्या होगा, जितने भी ऑड फंक्शन है उनमें क्या होगा, माइनस पे माइनस देगा, प्लस पे प्लस देगा, तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, जीरो पे जीरो देगा। लेकिन इवन पे नहीं, ऑड पे हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देगा। इस पे क्या करेंगे बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? जब भी कभी एक्स स्क्वायर आ जाए, हाँ इसका डोमेन तो आर दिया हुआ है, जब भी आप कभी ये सोचे कि एक्स स्क्वायर आ गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर में, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम पहले भी ले चुके हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ वन पे वैल्यू क्या देने वाला है, वन का स्क्वायर यानी वन देगा। एफ ऑफ माइनस वन पे भी क्या देगा, वन देगा, यानी एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों पे वैल्यू जो है, वन पे और माइनस वन दोनों पे ये वन दे रहा है, तो इसका मतलब ये मैनी वन हो गया। और यहाँ पर भी आइडिया हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। कभी भी कोई इवन वाला दिखे समझ जाओ, इवन पावर वाला हमेशा जो है वो प्लस वन और माइनस वन प्लस टू माइनस टू पे सेम वैल्यू देगा। तो पक्की बात है कि वो वन वन का तो चांस ही नहीं है उसका, वो तो मैनी वन ही होगा। तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो गया। बात क्लियर हो रही है? अगर हम एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी वन प्लस वन यानी रूट टू आएगी। अगर हम एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी निकालेंगे तो भी वन प्लस वन यानी रूट टू आ रही है। तो एफ ऑफ वन और माइनस वन दोनों पे इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू दे रहा है, एक्स की दो वैल्यू पे वाई की एक वैल्यू दे रहा है, तो मैनी वन हो गया ये। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरी बात करो इसमें कि ये वन वन, इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं बिल्कुल। रूट एफ डैश एक्स जो है वो हमने निकाला था, अभी कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, तो ये वैल्यू आ गई एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ना तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ना तो बोल सकते हैं हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है ना, तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये मैनी वन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये तो मैनी वन हो गया। हाँ अब बताओ ऑन टू क्यों होगा, एन टू क्यों होगा, क्या रीज़न है इसका? ओके, इस एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है या तो वो ग्रेटर देन जीरो होती है, एक्स के अंदर जो ये अंदर है वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो उसका जो रेंज होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर जी एक्स ले लें, तो अगर ये कोई फंक्शन हमारे पास है तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, या तो जीरो हो सकती है और या तो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर एक्स की वैल्यू हमने जीरो भी ले लिया, जीरो से कम अगर लेते हो तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर जीरो से कम लोगे तो वो वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो मिनिमम वैल्यू ये क्या दे सकता है, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हो सकती है जब एक्स की जगह पे जीरो आ जाए, यानी रूट वन यानी वन आ गया,
और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम तो कुछ भी रखते जाओ इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ गया तो इसका मतलब है रेंज और को डोमेन क्या इक्वल हो गए क्या, को डोमेन जो है वो आया था r, वो गिवन था r, और जो रेंज है वो आई है 1 टू इन्फिनिटी, तो रेंज और को डोमेन इक्वल है क्या, तो नॉट इक्वल टू हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैनी वन तो था ही, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो अब बात समझ में आ गई, वन वन ऑन टू इनटू कैसे चेक करेंगे, क्लियर हो रही बात। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, देखो कह रहा द फंक्शन एफ सच दैट, इस तरह क्वेश्चन जेई में पहले कभी आया हुआ है, द फंक्शन एफ सच दैट 2 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू वाई, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 is both 1 1 and on 2, is both 1 1 and on 2 if A ऑप्शन में गिवन है y belongs to रियल नंबर, B ऑप्शन में गिवन है y belongs to 1 to infinity, C ऑप्शन में है y belongs to 4 to infinity, और D ऑप्शन में है y belongs to 5 to infinity। अब इसको जरा सोचो ये कैसे करोगे, ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया। एक फंक्शन है एफ सच दैट 2 टू इन्फिनिटी, यानी कि डोमेन इसका क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कहानी कहता है इसका मतलब ये क्या है, 2 टू इन्फिनिटी क्या दिया हुआ है, डोमेन, यानी एक्स की वैल्यू तो 2 टू इन्फिनिटी है, और जो रेंज है वो सॉरी जो को डोमेन है वो कितनी है, को डोमेन क्या है, वाई, ये दिया हुआ है ना ये वाई, तो ये वाई दिया हुआ है, और y इक्वल टू दिया हुआ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। तो अब आपको इसकी रेंज और निकाल देनी है, तो रेंज भी देख लेनी है कि क्या वैल्यू आ रही है, तो रेंज की वैल्यू y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, पहला तो काम इसको करो कि परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, और a का जो कोफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी ओपनिंग तो अपवर्ड में होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कोफिशिएंट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, यानी ये वैल्यू क्या बन गई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई y की वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, इस तरह काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, डोमेन और रेंज निकालने में कोई भी क्वाड्रेटिक दी होती थी तो उसकी रेंज कैसे निकालते थे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे और फिर देख लेते थे कि इसकी वैल्यू कब जीरो होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाए, अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो हो जाए और प्लस 1 यानी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, कब, जब x माइनस 2 की वैल्यू 0 हो, यानी x की वैल्यू क्या हो 2, तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 दे देगा। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो तो प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो 2 हो गई। तो एक तो हमको पॉइंट पता चल गया कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1 हो जाएंगे। तो एक अगर रफ स्केच भी आप इसका बनाएंगे, मान लीजिए आप पूरा नहीं बनाना चाहते, वैसे तो आपको जनरली पूरा चेक करा दूंगा मैं, लेकिन अगर आप एक रफ स्केच बनाना चाहें तो क्या बनेगा इसका, कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो तो 1 है,
मिनिमम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू 1 है, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ पर ये 1 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू y की वैल्यू 1 है और x इक्वल टू किस पे 2 पे, यानी यहाँ पर कुछ होगा ये। तो ग्राफ जो इसका है वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये पैराबोला ऐसे ओपनिंग जाएगी और ये इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर हो रही बात कि इस टाइप का पैराबोला ही क्यों बनेगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में? ये बन गया इस टाइप का, ये यहाँ से जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू है और इस टाइप से चला जाएगा यहाँ पे। तो ये 2,1 पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू तो देखो ये इसकी 1 दे रहा, बाकी मैक्सिमम वैल्यू तो आगे बढ़ाते चले जाओ आप, प्लस वाई यानी प्लस इन्फिनिटी दे देगा। मिनिमम वैल्यू 1 ही देगा, 1 से कम नहीं आने वाली इसकी वैल्यू, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लो। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा है कि डोमेन जो है वो हमें 2 से इन्फिनिटी ही लेना है। अब सोचो यहाँ पे कि 2 से इन्फिनिटी ही क्यों बोला गया है, जो डोमेन है, ये जो x की वैल्यू है उसने बोला है कि 2 से इन्फिनिटी ही लेना है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, बताओ कौन बताएगा इसमें कि 2 से इन्फिनिटी ही क्यों बोला गया है? डोमेन की जो वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी क्यों ली गई है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दे दिया था कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको हमें क्या बनाना है, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 ये फंक्शन कब बन सकता है, ये 1 1 फंक्शन कब बन सकता है, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और वो दो जगह पे कट ना करे, जबकि यहाँ पर पैरेलल टू अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो दो जगह पे कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है? आप देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करके देखो, दो जगह पे कट कर रही है। इसीलिए इसको उन्होंने क्या किया, इसको 1 1 बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो इसका आधा पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक की ले ली है, ये वैल्यू ले ली है। यानी जो ग्राफ लिया है मोस्टली वो कौन सा ग्राफ से फॉलो करना है हमको, ये वाला ग्राफ जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला। हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, 2 से इन्फिनिटी वाला पार्ट ही चाहिए, तभी तो ये 1 1 बन पाएगा। अब यहाँ पर देख लो 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट देख लो, यहाँ पर कहीं पर भी कोई वैल्यू, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो, कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, क्या वो दो जगह पे कट करेगी क्या? इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो ये 2 टू इन्फिनिटी दिया है, ये 1 1 बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर पूरा ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर पूरा हमने ये माइनस से प्लस ले लिया तब तो ये कभी 1 1 बन ही नहीं सकता। और वैसे भी पैराबोला, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि चाहे x की वैल्यू 1 रखो -1 रखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये भी उसी का ही फॉर्म है थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू अलग अलग हो सकती है मे बी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करे तो वो सिर्फ एक ही जगह पे कट करे। तो अब बात क्लियर हो रही है क्यों नहीं लिया गया यहाँ से 2 से इन्फिनिटी क्यों लिया गया। तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी यहाँ पर, अब जरा बताओ यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। अगर हमने यही सिर्फ इतना ही ग्राफ लिया है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये y एक्सिस को देख लो, यहाँ से जाएगा ना y एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो 1 से इन्फिनिटी तक ही जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अभी हमने इसकी रेंज निकाल के देखी, इसकी रेंज जो आई है वो कितनी आई है, अभी हमने ऊपर निकाली ना, y बिलोंग्स टू क्या आया है, 1 से इन्फिनिटी। अब इसका जो y है, उसने कहा है y की, उसने बोला है कि 1 1 के साथ ऑन टू भी होना चाहिए। और जो रेंज है वो इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर, देखो रेंज अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोडोमेन y है, तो रेंज भी वही y हो जाएगी, तभी तो ऑन टू बनेगा। 1 1 तो हमने बना लिया, एक तरफ का पार्ट कट कर दिया, लेकिन ऑन टू भी तो बनाना है, तो ऑन टू बनाने के लिए हमने इसको ऐसे कर दिया। तो अब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे तभी ये ऑन टू बनेगा। तो इसलिए रेंज की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक ही रहेगी, तभी हम कह पाएंगे कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही है। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बताएं इसको। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, 1 1 ऑन टू चेक करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, जिसे देख लेते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू द फंक्शन, ऐसे करके लिख लेते हैं, ये भी कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर डिफाइंड
बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है, ये बहुत जगह मिलता भी है इस टाइप का फंक्शन, इसके बारे में काफ़ी सारा आइडिया रखो। ये फंक्शन दिया हुआ है और ये कह रहा है बताओ चेक करके कि ये वन वन है बट नॉट ऑन टू। फिर बी ऑप्शन में कह रहा ऑन टू बट नॉट वन वन। आपको चेक करना है इसको। सी में है बोथ वन वन एंड ऑन टू। और डी ऑप्शन में कह रहा है ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू। ये फंक्शन है, इसी को हमको वन वन चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। कैसे चेक किया जाए बताओ। वन वन चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्स की दो तीन वैल्यू रख के देख लो क्या वाई की वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है। तो फैक्टर ही दिए हुए हैं, यहीं से हमको आइडिया हो जाएगा कि अगर हम एक्स की वैल्यू वन रखें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन रख दिया, फैक्टर के फॉर्म में खुद ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमने एक्स की वैल्यू वन रख दी यहाँ पर तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हमने एक्स की वैल्यू टू रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी। एक्स की वैल्यू वन पे भी ज़ीरो, एक्स की वैल्यू टू पे निकालोगे तो भी ज़ीरो, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में है तो ईजिली हम चेक कर सकते हैं। थ्री पे निकालोगे तो भी ज़ीरो। तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे वाई की सेम वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। तो क्या ये वन वन फंक्शन है। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और यहाँ पर ज़ीरो मिल रही, तो ये तो मैनी के साथ वन का रिलेशन हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ एक का रिलेशन हो गया, तो ये वन मैनी वन फंक्शन हो गया ना। तो फिर ये वन वन कैसे रहा, तो इसका मतलब ये वन वन तो है नहीं, मैनी वन है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आगे देखते हैं। अब जरा वन वन चेक कर लिया, मैनी वन हो गया, तो अब जरा ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू को मैंने पहले ही बताया आपको कि क्यूबिक फंक्शन आपको कहीं दिखाई दे जाए, देखो ना ये क्यूबिक है कि नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स में क्यूबिक फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यूबिक को देखते ही आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यूबिक आपने देखा और सीधे बोल दिया कि भाई ये जो है वो ऑन टू होगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्यूबिक जो y इक्वल टू एक्स क्यूब है उसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है। इसका ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा ही शेप बनेगा कि x की माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देगा और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस देगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, एफ एक्स जो हो गया वो क्यूबिक फंक्शन है। और क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो डिसाइडेड है। क्यूबिक फंक्शन के बारे में शायद मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है कि क्यूबिक के बारे में रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है, आप चाहें तो लिख लें। जो भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, वो हमेशा क्या होती है, आर होती है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। कोई भी ऑड डिग्री का हो, ज़रूरी नहीं कि ये क्यूबिक ही हो, फाइव हो, सेवन हो, कुछ भी हो, ऑड डिग्री का जितना भी है उसका रेंज जो है वो आर होगी। तो अब बताओ जरा, आर ले लिया हमने, इसकी रेंज तो आर हो गई और फंक्शन जो है वो क्यूबिक है, तो इसका जो को डोमेन दिया था वो क्या दिया हुआ था। देखो यहाँ पे को डोमेन, एक डोमेन दिया, दूसरा को डोमेन दिया हुआ है। ये है को डोमेन, ये तो है ना को डोमेन। तो को डोमेन आर दिया और हमने रेंज भी देख लिया कि रेंज जो है, रेंज कितनी आ रही है, रेंज ऑफ एफ एक्स जो आ रही है वो आ रही है आर। और को डोमेन ऑफ एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है कि आर है, तो इसका मतलब रेंज और को डोमेन इक्वल हो गया। और अगर रेंज और को डोमेन इक्वल हो गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट वन वन, क्योंकि वन वन हम ऊपर चेक कर चुके हैं। तो बस इसी तरीके से चेक करके बता देंगे कि भाई ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है। कोई प्रॉब्लम इसमें। ओके, और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो ये वाला, देखो इस टाइप से अगर मिलता है हमको तो कह रहा है लेट
ए इक्वल टू दिया हुआ है आर माइनस थ्री, मतलब ए जो है वो डोमेन है और बी जो है वो को डोमेन है किसी फंक्शन का। इसमें कह रहा आर जो है वो 1 हटा लिया गया है। लेट एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, ऐसे दिया हुआ है, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। देन बताना है ए ऑप्शन में एफ इज बाइजेक्टिव, पहला ऑप्शन है कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि एफ इज वन वन, और सी ऑप्शन में एफ इज ऑन टू। मोर देन वन का केस बन सकता है ये, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। ये जो दिया हुआ है इसका क्या मीनिंग है ये कौन बताएगा? ये जो ए में कह रहा है कि सारे रियल वैल्यू ले लो एक्सेप्ट थ्री, थ्री नहीं लेना है, और बी का मतलब को डोमेन में सारी वैल्यू ले लो, क्या नहीं लेना है को डोमेन में? भाई एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे ही तो बनाते हो ना, कि ये ए है और ये बी है और इससे रिलेटेड ये एफ है। तो एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है, तो कह रहा है डोमेन में जो है ए में जो है वो सारे रियल नंबर लेने हैं लेकिन थ्री नहीं लेना है। क्यों कह रहा है ऐसा कि थ्री नहीं लेना, बताओ? क्वेश्चन देख के आइडिया हो रहा है कुछ कि क्यों कह रहा है? हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब भी कभी डोमेन निकालते हैं इस तरह के फंक्शन का, जब हमें ये दिया होता है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो हम सीधे लिख देते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू भाई थ्री नहीं ले सकते हो, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। अब जरा रेंज के बारे में बात करो, तो इस तरह की रेंज कैसे निकलती है, इस तरह के क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालते हैं? ये भी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि पहले y इन टर्म ऑफ x दिया रहता है, हम उसको x इन टर्म ऑफ y लेके आते हैं। देख लो इस तरह की रेंज निकालने का मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब जैसे ये y इन टर्म ऑफ x है तो अब हम x इन टर्म ऑफ y लेके आते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स कॉमन ले लिया तो y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब ये फंक्शन में इसमें y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? इस फंक्शन को देख के क्या समझ में आता है कि क्या y की वैल्यू वन रख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो रेंज है, रेंज जो है वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट वन नहीं हो सकता। तो ये बातें समझ में आ गई जो ऊपर दी हुई है। तो अब जरा क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल हो गया कि नहीं इक्वल हो गया? क्या ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वन वन तो चलो अभी चेक कर लेंगे, क्या ये ऑन टू हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर हमने देखा कि को डोमेन, ये हमने रेंज निकाली तो रेंज भी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट वन आ रही है, और जो को डोमेन दिया है वो भी यही दिया हुआ है, को डोमेन बी क्या दिया हुआ है? बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो इसका मतलब रेंज और को डोमेन इक्वल हो गए, रेंज इक्वल टू को डोमेन। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज ऑन टू। अब जरा देखते हैं कि वन वन कैसे चेक करेंगे, बताओ वन वन कैसे चेक करोगे? वन वन फंक्शन चेक करना क्या टफ है कि इजी है? कैसे चेक किया जाए वन वन के लिए? तो ये तो बहुत इजी है, इसके बारे में बताया गया था कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो तो एक्स वन इक्वल टू क्या आना चाहिए? एक्स टू आना चाहिए, तो हो जाता है। या फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दोनों से कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स वन कितना हो जाएगा? एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, और ये हो जाएगा एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स गया, एक्स वन एक्स टू गया, एक्स वन और एक्स वन को एक साथ किया तो माइनस का थ्री एक्स वन और माइनस का टू एक्स वन, तो ये माइनस एक्स वन और इधर माइनस एक्स टू, तो देखो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? वन वन हो गया। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो भी वही आ जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर एक्स माइनस थ्री, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x और x गया, 3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा फंक्शन? बोल सकते हो इसको देख के कि नहीं? क्यों बोल सकते हो बताओ? क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो पक्की बात है हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू देगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अपने होल डोमेन में, अगर अपने होल डोमेन में या तो पूरी तरह इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन क्या हो जाता है? 1 1 फंक्शन हो जाता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? क्या ए ऑप्शन करेक्ट है? तो ए भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया और सी भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और सी, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए तो बाइजेक्टिव भी हो गया। अब बात क्लियर हो रही है कि अभी भी प्रॉब्लम है इस तरह क्वेश्चंस में? चेक करना समझ में आ गया है? ओके, ये क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ 1 1 और ऑन टू फंक्शन निकालना सीखेंगे। ये भी कभी पहले प्रीवियस ईयर का ही है तो ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ऑन टू? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज, चेक करना है कि कौन सा ऑन टू नहीं है। ए ऑप्शन में गिवन है एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। बी ऑप्शन में गिवन है एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सी ऑप्शन में है एफ सच दैट आर प्लस टू आर प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, डोमेन भी पॉजिटिव और को डोमेन भी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। और डी ऑप्शन में है एफ नन ऑफ दीज है, डी में। चलो चेक करिए आप इसको जल्दी से कि ये कौन सा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है मतलब जिसका रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं होगा वो ऑन टू नहीं होगा। तो हमें सबकी रेंज निकाल के देख लेनी है। को डोमेन हमारे सामने है, रेंज आप निकाल के देख लो जो कि 2 लाइन में दिखाई दे जाएगी कि भाई किसकी रेंज नहीं हो सकती है को डोमेन की इक्वल। चेक करो इसको जल्दी से और बताओ। नहीं चेक हो पा रही है? पहले वाले की रेंज क्या आएगी? चलो बताते जाओ, मेरे साथ ही बताते जाओ। पहले वाले की रेंज क्या आएगी? कोई लीनियर फंक्शन है, कोई लीनियर फंक्शन की रेंज नहीं पता हमको क्या होगी? एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक लीनियर लाइन जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है कि नहीं जाती है? तो इसका मतलब हाँ, लीनियर में अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब पहले का रेंज जो है वो कितना है? फर्स्ट वाले पार्ट का, ए ऑप्शन का, ए ऑप्शन का रेंज कितना आएगा? ए ऑप्शन का रेंज y बिलोंग्स टू r, और को डोमेन कितना दिया हुआ है? को डोमेन तो r गिवन ही है, ये दिया हुआ है को डोमेन r, तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। बी ऑप्शन के बारे में बात करो, बी ऑप्शन में बताओ, बी ऑप्शन में चेक करके ये कह रहा है कि x की जो डोमेन है वो तो सारी रियल वैल्यू रखनी है, लेकिन को डोमेन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसका जो को डोमेन है वो दिया हुआ है r पॉजिटिव। को डोमेन कह रहा है कि सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या इस फंक्शन में हमेशा सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी क्या? पॉजिटिव का मतलब जीरो के अलावा जितने भी हैं, 1 0.1 जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो सारी जीरो के आगे से जितनी भी है वो सब मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर हम फंक्शन को ध्यान से देखें, अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी?
जो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 4 मिलने वाली है, क्योंकि x की वैल्यू अब जब आप 0 रखोगे तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी 4। 4 से कम क्या मिलने के चांसेस है क्या? 4 से कम मिलने के चांसेस है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई? 4 टू इन्फिनिटी। तो अब इसका को डोमेन था सारी पॉजिटिव वैल्यू, रेंज आ गई, तो रेंज और को डोमेन इक्वल हो गया क्या? तो को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी में कह रहा है को डोमेन सारी पॉजिटिव रियल वैल्यू है, तो कितनी बार हम कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी हमेशा जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी तक ही तो आती है। तो सी ऑप्शन में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधे हमको दिखाई दे रहा है को डोमेन जो है वो दिया हुआ है आर पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है को डोमेन आर पॉजिटिव। एफ एक्स जो है वो अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स, जब भी कोई फंक्शन अंडर रूट समथिंग होता है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही लेनी होती है, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखने के बाद जो इसकी वैल्यू, जो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, तो वो तो ज़ीरो मिलेगी। ज़ीरो से कम मिल सकता है क्या? और एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो इन्फिनिटी मिलेगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी? y बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, जबकि को डोमेन जो है वो r पॉजिटिव दिया है, तो यही तो r पॉजिटिव ही है। r पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ जाए। बोलो, 0 भी तो देगा ना ये। क्लियर हो रही है बात? ओके, तो अब समझ में आ गया इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। इम्पॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आया, वो भी अभी हम करेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में हम सीखेंगे कि वन वन फंक्शन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो वो आएगा, ये भी निकालेंगे। वन वन फंक्शन कितने होंगे, मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, क्योंकि मैनी वन और वन वन दोनों को मिला के ही बनने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। जब हम मैनी वन को ऐड कर देंगे ना, मैनी वन के साथ हम वन वन को ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। या ऑन टू के साथ अगर हम इन टू को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। जितने भी वन वन फंक्शन है और जितने भी मैनी वन फंक्शन है, इनको अगर आप प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। या फिर आप बोलो कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। इनको भी जब आप ऐड करोगे तो इनसे भी हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। क्लियर हो रही बात ये? अब प्रॉब्लम ये है कि निकालते कैसे हैं इसको, तो वो देख लेते हैं किस टाइप से हम इनको निकालेंगे।
तो देखो कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हम केसेस बना लेते हैं। पहले हम वन वन फंक्शन का और मैनी वन फंक्शन का केस लिख लेते हैं। नंबर वन में कैसे हम वन वन और मैनी वन फंक्शन कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद दूसरे में हम ऑन टू और इन टू का एक साथ सीख लेंगे। तीन तरह के केस बनेंगे हमारे पास। तीन तरह के केस क्या क्या बनेंगे, जैसे मान लो एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी दिया है, तो हो सकता है ए और बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है कि ए में ज़्यादा हो बी में कम हो, और या हो सकता है बी में ज़्यादा हो ए में कम हो। तो तीन केसेस हम पैरेलल लेके चलेंगे वन वन और मैनी वन फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं। नंबर वन हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। और इनमें भी हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अभी पहले देखेंगे। तो केस फर्स्ट हमने इनका ले लिया, केस ए, बल्कि इसका नाम ए नहीं लेते क्योंकि ये अभी हम सेट्स का नाम रख लेंगे। तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने ले लिया। यहाँ पर दो हमने लेट कर लिए फंक्शन में सेट जो थे ना एलिमेंट्स, हमने एक के एम ले लिए और एक के एन ले लिए। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, ए में जो है वो एलिमेंट जो होंगे वो हमने लेट कर लिए कि एम है, और बी में एलिमेंट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे एम, और नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी यानी एन बी, ये कितना हो जाएंगे एन। एक हमने ये ले लिया, इसमें एम एलिमेंट है, ठीक है। ये वैसे नाम किसका, ये ए है, और ये दूसरा जो है ये बी है, इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है और इसमें कितने हैं एम एलिमेंट है, ठीक है। अब इनके हम दो केसेस बनाएंगे, बल्कि इसके हम तीन केसेस बना लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि जब m और n दोनों इक्वल है तब क्या होंगे, जब m ग्रेटर देन n है तब क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, मैनी वन और इनटू फंक्शन। और जब m की वैल्यू n से कम है, ज़्यादा है और इक्वल है, तीनों केस हम बनाते हैं एक साथ। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, केस फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हो गया हमारा इफ m इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले में और नंबर ऑफ एलिमेंट सेकेंड वाले में वो दोनों इक्वल है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने मिलेंगे, फिर हम निकालेंगे वन वन फंक्शन कितने मिलेंगे, फिर हम निकालेंगे मैनी वन फंक्शन कितने मिलेंगे, ठीक है। तो देखो हमने लेट कर लिए कि दोनों में कुछ हम एलिमेंट लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने लेट कर लिए कि पहले में भी 4 है और दूसरे में भी 4 है, ऐसे लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, ए बी सी और डी लेट कर दिए हमने कि m और n दोनों की वैल्यू हमने 4 लेट कर ली। दूसरे वाले में b है, इसमें भी हमने 1 2 3 4। बात समझ में आ गई, m और n इक्वल का मतलब क्या है कि पहले वाले सेट में और दूसरे वाले सेट में दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं 4 है। f सच दैट a टेंडिंग टू b ये लिखा हुआ है। अब जरा देखना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे। पहला हमारा काम क्या होगा, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, तो देखो जरा यहाँ पर समझते हैं हम। जैसे यहाँ पर इस ए के लिए है, तो ए जो है वो कितने लोगों के साथ अपना बना सकता है, इमेज कितने लोगों के साथ बन सकती है, ए के पास कितने ऑप्शन है बी में इमेज बनाने के। क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, तो ए जो है वो 1 के पास भी बना सकता है इमेज, ए जो है वो 2 से ही बना सकता है, ए जो है वो 3 से ही बना सकता है, और ए जो है वो 4 से बना सकता है। तो इसका मतलब ए के पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए है उसके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 4 है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, और जिसका नाम है स्मॉल ए, हैव इट्स इमेज, और कितने वेज हो गए, तो ये हो जाएगा 4 वेज। तो यानी ए के पास कितने हैं कि वो ए जो है वो 1 के साथ भी अपनी इमेज बना सकता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना रहे हैं।
फिर बी के पास अगर हम पूछे भाई बी के पास कितने हैं, तो बी भी तो 1 से बना सकता है, 2 से बना सकता है, 3 से भी बना सकता है, 4 से भी बना सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट के पास 4 वेज है, सेकेंड एलिमेंट के पास भी कितने नंबर ऑफ वेज है, सेकेंड के पास भी नंबर ऑफ वेज 4 है। थर्ड एलिमेंट जो है उसके पास भी, सेकेंड का नाम बी है, थर्ड का नाम सी है, थर्ड के पास भी 4 है, फोर्थ के पास भी 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वो फर्स्ट के पास 4, सेकेंड के पास 4, थर्ड के पास भी 4 और फोर्थ के पास भी 4। यानी आंसर क्या हो गया, 4 टू द पावर 4। तो पहला आंसर हमारा आ गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो 4 टू द पावर 4 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। ये अभी हमने निकाला है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ए के पास थे कि वो चारों में से किसी के साथ अपनी इमेज बना सकता है, बी के पास भी 4 ऑप्शन थे, सी के पास भी 4 ऑप्शन थे और डी के पास भी 4 ऑप्शन थे। तो आंसर हो गया 4 टू द पावर 4। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जरा देखो बी के पास, अच्छा हाँ ए बी सी डी चारों का हमने ले लिया। अब जरा वन वन फंक्शन देखते हैं कि वन वन फंक्शन में क्या होगा। फॉर वन वन फंक्शन, अब जरा बताओ कि ए के पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए है उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, हाँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव इट्स इमेज, और ये हो जाएगा 4 नंबर ऑफ वेज। बिल्कुल सही है, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ तो ए के पास, जैसे ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए जो था वो स्मॉल ए था, उसके पास 4 वेज हो गए। सेकेंड वाले के पास कितने हो जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट के पास, तो अब 4 तो पहले वाले के पास हो गए, तो दूसरे वाले के पास क्योंकि वन वन बनाना है, तो वन वन के लिए मतलब है कि एक में पहले उसने, ए के पास 4 चॉइस थी, कोई एक बना ले, लेकिन जब ए ने एक किसी एक को पकड़ लिया है तो अब उसके पास बी वाले के पास तो 3 चॉइस बची ना, सी वाले के पास 2 बची, तो थर्ड वाले के पास कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ वेज 2, और फोर्थ वाले के पास तो एक ही चॉइस है तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब वन वन फंक्शन कितने बनेंगे टोटल, वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो आप ऐसे ही बोल सकते थे कि n फैक्टोरियल बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जब दोनों सेम होंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n फैक्टोरियल। यहाँ पर भी आप बोल सकते थे कि n की पावर n हो जाएगा, ऐसे भी तो बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमारे पास है इस तरीके का मेथड कि हम सीधे सीधे चेक कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्यों फार्मूला बना के उसको याद करेंगे। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू होता है वन वन, वन वन फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन। तो अब हमें मैनी वन फंक्शन निकालने हैं, तो ये है 4 टू द पावर 4, और ये वन वन फंक्शन जो आया है वो 4 फैक्टोरियल आया है, और प्लस मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन कितने मिल गए हमको, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, 4 टू द पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम इसमें, 4 टू द पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल में सॉल्व तो कर ही लेंगे ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 और स्क्वायर 256 माइनस 24, 256 माइनस 20 कितने हो जाएंगे, 232 आंसर आएगा, सही है। तो देखिए ये आपने मैनी वन फंक्शन में निकाल लिया, मैनी वन फंक्शन का भी आंसर आ गया। दूसरा आपने निकाल लिया है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का भी निकाल दिया, इसका आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल। और पहला जो आंसर था वो था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, उसका तो आपने निकाल ही दिया था। ये कब का केस था, जब m इक्वल टू n था तब के लिए था। ये भी केस फर्स्ट हमने लिया था जब m इक्वल टू n था, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो सेम थे, चाहे वो a की बात करो या b की बात करो, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट थे, तो हमने 4 4 ले लिए थे।
अब हम केस सेकेंड ले लेते हैं, इसी का केस सेकेंड हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट m जो है वो लेस देन n ले लेते हैं, ये केस ले लेते हैं m लेस देन n। अब चलो अब सोचते हैं कि m लेस देन n में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने मिलेंगे, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के नंबर ऑफ वन वन मैनी वन, और फिर टोटल तीनों ही निकाल लेते हैं। ऑन टू के बारे में तो अभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा इजी हमें लगेगा। तो हमने लेट कर लिया कि m जो है उसमें हमने लेट कर लिया है कि 3 एलिमेंट है, और n जो है उसमें हम लेट कर लेते हैं कि 4 एलिमेंट, ऐसे हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो बन गया ना 3 और 4 में, तो 4 ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर हो गया ABC, और यहाँ पर हो गया 1 2 3, और ये 4 हो गया। अब जरा बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे। अब हम एक एक लाइन नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे। इस a के पास कितने चॉइस है, a के पास वो कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है। इसका मतलब 1 के पास कितनी चॉइस है, a के पास कितनी चॉइस है कि वो अपनी इमेज बना ले, 4 है ना। b के पास कितनी होंगी, उसके पास भी 4 होंगी। c के पास कितनी होंगी, उसके पास भी 4 होंगी। तो 4 की पावर 3, यानी इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि को डोमेन की पावर डोमेन, को डोमेन की पावर डोमेन, ये आंसर हो गया हमारा। आप ऐसे देखो, या तो कोई फार्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं। कई सारी बुक्स में अलग अलग फार्मूले दिए होंगे, लेकिन हमें कुछ जरूरत नहीं। हम सीधे 2 मिनट के अंदर देख लेंगे कि भाई इसके पास कितने तरीके हो, क्योंकि हम याद रखेंगे को डोमेन की पावर डोमेन, और पेपर में जाके कर देंगे डोमेन की पावर को डोमेन, भूल जाएंगे कि किसकी पावर क्या थी। कंफ्यूजन बहुत रहेगा। तो इसलिए हम क्या करें, सीधे क्वेश्चन को ही देखें और देख लें थोड़ी देर में कि कैसे किसके लिए कितनी कितने क्या नंबर ऑफ वेज मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। अच्छा, वन वन फंक्शन कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ये भी बहुत इजी है। वन वन फंक्शन ये भी हम डायरेक्ट लिखेंगे। ए के पास कितनी चॉइस है, ए के पहले चार में से किसी के पास भी जा सकता है। ए जो है वो पहले 4 में से किसी के पास भी जा सकता है, लेकिन बी वाला कितने के पास जाएगा, किसी भी 3 में। सी वाला किस में जाएगा, 2 में। बस खत्म हो गई। तो 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे। तो मैनी वन फंक्शन कैसे बनते हैं, 4 क्यूब का मतलब हो गया 64, और 64 में 24 माइनस कर देना है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन को माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 40। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में कि इजी है, क्लियर हो रही बात। बोलो भाई। फिर उसके बाद केस थर्ड इसी का ले लेते हैं। जब m जो है वो अब बड़ा हो गया n से, नंबर ऑफ एलिमेंट m में जो थे वो n से जो है वो बड़े हो गए। अब क्या होगा, अब भी चलो बना लेते हैं डायग्राम, अभी अपने आप आइडिया हो जाएगा। m में हम कुछ ज़्यादा ले लेंगे, n में कम ले लेंगे। हमने m में ले लिए 4 और n में ले लिए हैं 3। ये m में हमने ले लिए हैं 4, यहाँ 4 एलिमेंट ले लिए, और यहाँ पर ले लिए हैं 3 एलिमेंट। n में ले लिए हैं 3 एलिमेंट, चलो 3 ले लेते हैं। तो अब जरा बताओ क्या होगा। ये 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पर a b c है। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अब कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। इस 1 के पास कितनी चॉइस है अभी भी, इस 1 के पास चॉइस है 4। फिर इस 2 के पास कितनी चॉइस है, सॉरी, हाँ इसमें 4 नहीं, इसमें हमने एलिमेंट 3 लिए हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी 3। 1 के पास 3 चॉइस है, 2 के पास भी 3 चॉइस है, 3 के पास भी 3 चॉइस है, और 4 के पास भी कितनी हो गई 3 चॉइस। तो 3 की पावर क्या हो गया 4। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ पर फॉर्मूला वही लग रहा है कि नहीं, को डोमेन की पावर डोमेन, को डोमेन की पावर डोमेन, ये सभी में चल रहा था। ऊपर भी उसमें भी यही चला था, पहले वाले में भी यही चला था, 4 की पावर 4 हो गया था।
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मिल गए। वन वन फंक्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब जरा इसको सोच के बताओ कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। अभी आइडिया हो जाएगा कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। अगर हमने मान लो वन की इमेज डिसाइड कर दी कि ए है, टू की डिसाइड कर दी बी है, क्योंकि एक का एक ही के साथ होगा रिलेशन, एक का एक ही के साथ तो होगा, इमेज बनाएगा। थ्री का सी के साथ कर दो तो फोर वाला खाली बच गया कि नहीं बच गया। तो क्या ये फंक्शन नहीं रहा, क्या ये फंक्शन बनेगा क्या? जब ए एलिमेंट में ही जो ए थे उसी के एलिमेंट खाली रह जाए तो क्या ये फंक्शन की कंडीशन होती क्या? ये तो फंक्शन ही नहीं बचा, तो फिर वन वन फंक्शन क्या बनेगा ये? तो जब भी कभी नंबर ऑफ एलिमेंट ए के ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बी के, तो जो वन वन फंक्शन आएगा वो कितना आएगा? जीरो, क्योंकि वो तो फंक्शन ही नहीं बना ना। कोई भी आप वन वन फंक्शन के लिए कोई भी देख लो, यहाँ पर वन से स्टार्ट करो और टू से किसी का ले लो, थ्री के साथ किसी का ले लो। वन वन फंक्शन को आप इस तरीके से मान सकते हो कि जो पहले वाले में है वो पर्सन है और जो दूसरे वाले में है वो चेयर है। हर आदमी को एक एक चेयर पे हमको बैठालना है। जैसे पहले वाले में हम बात करें, ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास ये ए वाले जो थे वो पर्सन है और बी वाले जो थे वो चेयर है। तो हमने क्या किया भाई, पहले वाले से बोला कि आप चार चेयर में कोई एक चूज कर लीजिए, वन वन फंक्शन की बात हो रही है। तो वो गया, उसने टू को चूज कर लिया। फिर दूसरे वाले के पास बचे थ्री ऑप्शन, फिर तीसरे वाले के पास बचे टू और चौथे वाले के पास वन। तो ये हो गया चेयर का केस। दूसरे वाले में भी अगर ऐसे कहें तो उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई कि पहला वाला गया उन चार में से किसी एक को चूज करके बैठ जाएगा, फिर दूसरा वाला पर्सन गया वो तीन में से किसी एक के पास बैठ जाएगा किसी एक चेयर में। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पर्सन हो गए ज़्यादा और चेयर हो गई कम, और हर एक को एक एक चेयर पे बैठालना है, तो एक आदमी तो खड़ा ही रह जाएगा ना, कि नहीं? ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो अगर वो रह गया, वो रुक गया, उसके लिए कोई चेयर ही नहीं बनी है, तो फिर वो तो फंक्शन ही नहीं बना। फंक्शन क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम इन दोनों के साथ किसी दो के साथ एक को कर दें? ये मैं सिर्फ बना रहा हूँ समझने के लिए। क्या ऐसे बना सकते हैं क्या कि हम तीन के साथ दो को कर दें या दो के साथ जैसे वन टू मैनी कर दें, एक का दो के साथ कर दें? ऐसा तो नहीं कर सकते। मैनी वन तो हो सकता है, लेकिन मैनी वन हो जाएगा तो फिर वन वन कैसे बचा? या आपके पास एक ही का तरीका बचता है कि थ्री फोर को आप सी, तो क्या एक की गोद में थोड़ा ना एक आदमी को बैठाल दोगे? चेयर एक एक डिसाइडेड है कि आपको हर एक को एक एक को बैठालना है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होंगी, आदमी ज़्यादा हो गए हैं चेयर कम पड़ गई है, तो वन वन फंक्शन होने का तो चांस ही नहीं है, हर एक को एक एक चेयर मिलना मुश्किल बात है। क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के बाद नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाए, सॉरी मैनी वन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ, तो वो हो जाएगा टोटल जो था थ्री की पावर फोर, उसमें से जीरो माइनस करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये मैनी वन फंक्शन ही सारे के सारे बन गए, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आ रहा है कि वन वन फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं? क्लियर हो रहा है? इम्पॉर्टेंट है ये, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस में भी पूछा गया है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे एडवांस का भी। जरा ऑन टू के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम एडवांस का भी एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब हम ऑन टू फंक्शन निकालना सीखेंगे। अब इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले से भी हम करेंगे, और मैं अभी डायरेक्ट मेथड भी उसका बताऊंगा। दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, फार्मूला एक ही है, वो तीनों में काम करेगा, चाहे एम ग्रेटर देन एन हो, एम इक्वल टू एन हो, या एम लेस देन एन हो। तो उसमें अभी हम लिख लेंगे उसको भी, और एक कुछ पीएनसी का यूज़ करके भी करेंगे। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसी से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, वो पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन
इसका एक फार्मूला है और वो ये है कि सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 टू द पावर एन माइनस आर इंटू एन सी आर और आर टू द पावर एम। जब m की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n है तभी ये वैलिड है। और दूसरे वाले के लिए तो सीधे जीरो हो जाता है, जैसे अभी 1 1 में जीरो हो गया था जब m की वैल्यू n से कम हो, यानी n ज़्यादा हो जाएगा तो ऑन टू फंक्शन भी जीरो हो जाएंगे, जैसे अभी 1 1 जीरो हुआ था। इसके उल्टे केस में जब m ज़्यादा था और n कम था। अभी हम इसको भी समझेंगे किस तरीके से हम इसको, जैसे हमने उसको पर्सन और चेयर से समझा था ना, इसको हम बॉल्स, जैसे आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कुछ डिफरेंट बॉल है और कुछ डिफरेंट बॉक्सेस है, उनको हमें उन बॉल्स को उन बॉक्सेस में डालना है सच दैट कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। मतलब कम से कम एक जो है बॉल तो सब में डालनी है, फिर जो बचेंगे उनको हम बाद में रिपीट कराएंगे। लेकिन ये कौन सा केस है, नंबर ऑफ डिफरेंट बॉल होंगी, डिफरेंट बॉक्सेस होंगे, और वो तब का केस है जब कोई भी एलिमेंट, जो कोई भी बॉक्स जो है वो खाली ना रहे। खाली ना रहे मतलब कम से कम एक एक बॉल तो सब में पहले डालनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 बॉल है और 3 बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक बॉल सब में डाल देंगे, तो 3 भर गई, एक एक हो गई सब में। अब एक बॉल बची तो एक को आप चाहे पहले वाले में डाल दो, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में। तो इसका क्या बनेगा कि पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंट बॉल और बॉक्सेस का केस है। और अगर हमें कुछ नहीं समझना है तो हम सीधे ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं और सीधे सीधे इससे आंसर, हमारे सबके आंसर मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा जो अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो अब देखते हैं कैसे। केस ले लेते हैं, सबसे पहले केस लेंगे m इक्वल टू एन का, जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं। तो m इक्वल टू एन का केस ले लिया हमने, केस फर्स्ट हो गया है m इक्वल टू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट m के और n के दोनों के सेम हो गए। तो अब चलो देखते हैं m और n सेम हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनने वाले हैं। तो अभी जैसे हमने ऊपर भी 4 और 4 का केस लिया था, फॉर्मूला लिख लिया है सभी ने, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नोट कर लिया? फिर अभी हम डिसाइड करेंगे कि r तो गिवन ही है 1 से लेके n तक है। n का मतलब क्या है, अगर कोई पूछे कि भाई n का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, तो ये वही है, एक हमारे पास इस तरीके से गिवन रहेगा, ये हमारे पास a का हो गया इसमें, और ये हो गया b के लिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है। तो ये m एलिमेंट के लिए और ये n एलिमेंट के लिए। r की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो r भी पता चल जाएगा और m की कोई खास ज़रूरत कहीं पर नहीं है, सिर्फ r की पावर ही हमको m कर देनी। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, फिर दोनों तरीके से अभी हम करेंगे इसको। तो m इक्वल टू एन हमने ले लिया, दोनों में 4 4 एलिमेंट ले लेते हैं। केस फर्स्ट हमने ले लिया कि भाई इसमें भी 4 एलिमेंट है ABCD, और इसमें भी जो है वो 4 ही है 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले से करते हैं, कुछ हम नहीं सोचेंगे, पहले हम फार्मूले से करेंगे कि m की वैल्यू ये भी 4 है और n जो नंबर ऑफ एलिमेंट ये भी 4 है। तो अभी यहाँ पे फार्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, अभी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r एन सी आर और r टू द पावर m। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जरा बता दो कितने हो जाएंगे। पहले हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? अरे भाई इस ए के पास कितने चांस है, कहाँ कहाँ जा सकता है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, 4 ऑप्शन है। दूसरे वाले के पास भी कितने ऑप्शन है, 4। तीसरे वाले के पास भी कितने हैं? अभी तो हमने इसका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाला था, 4 की पावर 4 था। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r एन सी आर और r टू द पावर m। अब जरा देखो इसमें m की वैल्यू, n की वैल्यू तो 4 है, r तो 1 से लेके 4 तक जाएगा, और क्या बचा है यहाँ पर, वैल्यू बस पुट कर दो, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और n की वैल्यू है 4 माइनस 1 की पावर n, तो यानी n की वैल्यू है 4 माइनस r, एन सी आर तो 4 सी आर और r टू द पावर m, और m की वैल्यू है 4। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी देखो।
कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो बताओ। अब बस इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, पहले r की जगह 1 रखो तो -1 की पावर क्या आएगा, 4 - 1 3, 4c1 और 1 की पावर 4, फिर -1 की पावर 3 के बाद 2 आ जाएगा, nc यानी कि 4c1 था तो 4c2 हो जाएगा, और 2 की पावर 4, r की जगह पे 2 रख दिया, फिर r की जगह पे 3 रख देते हैं तो 4 - 3 ये 1 हो जाएगा, 4c3 हो जाएगा और 3 की पावर 4 हो जाएगा, और फिर -1 की पावर 0 हो जाएगा, 4c4 हो जाएगा और 3 टू द पावर, अच्छा r की जगह पे यहाँ 4 रखा है तो 4 की पावर 4 हो जाएगा अब तो, क्योंकि r की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो पहले हमने 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, अब हम क्या रखेंगे r की जगह पे 4, तो यहाँ पे हमने 4c4 और 4 की पावर क्या होगी 4। कोई प्रॉब्लम है इसमें, अभी हमने कैसे इसको एक्सपेंड किया, इसमें कोई डाउट आ रहा है? अब जरा देखो, -1 की पावर 3 तो -1 होगा, 4c1 तो 4 होता है और 1 की पावर 4 1 हो गया। अब अल्टरनेट हमें समझ जाना चाहिए कि भाई पहला माइनस से स्टार्ट हुआ तो दूसरा क्या होगा, +1 आ जाएगा। 4c2 होता है 4 × 3 12/2 6, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, माइनस फिर माइनस आएगा, 4c3 4 होता है, ये तो सब निकालना जानते ही हैं कि 4c3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4c2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, और 4c4 कितना होता है 1 होता है, तो 4 3 की पावर 4 81 हो गया, और फिर प्लस हो गया 4 की पावर 4 यानी कि 256 हो गया। इसी को बस सॉल्व कर लेना, -4 16 6 जा 96, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 324 और प्लस 256, तो ये हो जाएगा माइनस का 328 और ये हो जाएगा 3 और 6 2 12 352 हो जाएगा, तो 352 माइनस 328 इक्वल टू हो गया 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल आ गया। 24 तो पता ही है 4 फैक्टोरियल होता है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो गया 4 फैक्टोरियल हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की? ये तो कैलकुलेशन था, हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएंगे, ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो गया 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ये आंसर हो गया हमारा। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन, तो टोटल कितने थे हमारे पास, ऊपर अभी हमने टोटल भी निकाले थे, टोटल आए थे 4 की पावर 4, तो 4 टू द पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि ये 256 माइनस 24 यानी कि ये आ गए थे 232। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में भी यही आए थे, 1 1 में भी यही आए थे सेम, तो इसका मतलब 1 1 हो या ऑन टू हो, अगर n इक्वल टू n है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें दोनों से सेम आएगा आंसर। अब जैसे देखो, ये तो हो गया फॉर्मूले से रिलेटेड कि हमने फार्मूला पढ़ा, उसमें वैल्यू रख दी, और ये क्वेश्चन जैसे अभी तो हमने 4 एलिमेंट लिए तो थोड़ा छोटा है, अभी 5 ले लेंगे 6 ले लेंगे, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, इससे करने में काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन गलत होने के चांसेस नहीं रहते इसमें, तो ये फार्मूला ज़रूर आप याद कर लें। एक और इसका मेथड मैं बता रहा हूँ, देखो इसका सेकेंड मेथड करके आप लिख लें इसमें, और ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सेकंड मेथड भी बहुत इजी है, उसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल है, ये 4 डिफरेंट बॉल है, ये क्या है 4 डिफरेंट बॉल है, जैसे हमने वहाँ पे चेयर और पर्सन का केस लिया था वैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 डिफरेंट बॉल्स हैं, और ये जो है 4 बॉक्सेस हैं, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, और ये जो है वो 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं।
इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में पुट करना है, इनको डालना है इन बॉक्सेस में, इन बॉल्स को, और उस तरीके से डालना है कि कोई भी जो बॉक्स है वो खाली ना रहे, कोई भी बॉक्स जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कम से कम एक एक तो सब में होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो 4 बॉल को 4 डिफरेंट बॉक्स में डालना है। उसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? 4 बॉल्स को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है। इन 4 बॉलों के पास कितने तरीके हैं इन बॉक्स में जाने के लिए? अगर मैं पूछूं कि भाई पहली ये 4 बॉल हैं आपके पास, पहले वाले में आप डालने जा रहे हैं, तो आपके पास किसी एक बॉल से अगर हम कहा जाए तो इस पहली बॉक्स के पास कितने तरीके हैं? पहली बॉल के पास, अगर पहली बॉल के पास हम गए और मैं पूछूं कि भाई आपको किस बॉक्स में जाना है, तो पहली बॉल के पास कितने तरीके हैं? पहली बॉल के पास इस बॉक्स को फिल करने के 4 वेज हैं। जो फर्स्ट बॉल है वो नंबर ऑफ वेज उसके कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 4। जो सेकंड बॉल है उसके पास कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये सारे सेम है ना, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं। सेकंड बॉल के लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 2। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई ना नंबर ऑफ वेज में इसमें। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी ऐसे निकलता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये तब के केस के लिए है जब m और n जो है वो दोनों सेम है, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, और हमारे पास जो डिफरेंट बॉक्सेस है वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। सब में एक एक डाल दिया, और पहले वाले के पास 4 तरीके थे, दूसरे वाले के पास 3, तीसरे वाले के पास 2 और चौथे वाले के पास 1 है। रिपीटिशन नहीं हुआ। अगर अभी हमारे पास 10 बॉल हो जाएंगी ना, 10 बॉल हो जाएंगी और इनको हम फिर डिफरेंट बॉक्सेस में डालना होगा, तो 10 में से पहले हम 4 को तो डाल देंगे किक करके, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। बाकी फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, क्या क्या केस बनेंगे। बात समझ में आ रही है इसकी? यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखो दूसरा केस ले लेते हैं फिर। जब m की वैल्यू जो है वो, केस सेकेंड हो जाएगा इसी में, m जो है वो ग्रेटर देन n हो जाए, m की वैल्यू n से बड़ी हो जाए, तब क्या होगा? तो अब हम इसमें भी थोड़ा सा लेट कर लेंगे। पहले वाले में हो जाएंगे 4, m की वैल्यू हमने 4 ले ली। दूसरे वाले में n की वैल्यू हमने 3 ले ली। ये ए बी सी डी है हमारे पास, और यहाँ पर 1 2 3 है। अब जरा सोचते हैं इसके बारे में, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। भाई हमें ऑन टू फंक्शन तो पता ही है ना कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि कोई भी बी का एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, रेंज और को डोमेन इक्वल होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी की तो इमेज बननी चाहिए ना। ऑन टू फंक्शन हम निकालने जा रहे हैं, तो ऑन टू में हमको पता है कि बी का कोई भी सेट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी की एक इमेज तो बननी ही चाहिए। जैसे मान लो ए को 1 दे दिया, बी को 2 दे दिया, सी को 3 दे दिया, तो डी वाला खाली रह गया ना, तो फिर ये तो 1 1 तो बनेगा नहीं, इसमें हम पहले ही पढ़ चुके थे। लेकिन ऑन टू में ऐसा भी तो हो सकता है कि सी और डी दोनों ही 3 के साथ कनेक्ट हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऑन टू में तो ऐसा हो सकता है? बी वाला कोई भी खाली सेट, बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये हमने ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस आर, एन सी आर, और r टू द पावर n। अब बस इसको देख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 4, और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस आर, 3 सी आर, और r की पावर m की वैल्यू 4 दी हुई है। रख दो यहाँ पे वैल्यू सबकी। पहले 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 की पावर 2, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। 3c1 1 की पावर 4, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी निगेटिव आ जाएगा। 3c2 आ जाएगा 2 की पावर 4, फिर माइनस 1 की पावर 0, 3c3 आ जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे?
ये प्लस हो गया +1 इंटू 3 और यहाँ माइनस हो गया 3c2 3c1 के इक्वल यानी 3 2 की पावर 4 16 होता है और 3c3 1 होता है और 3 की पावर 4 81 होता है। तो 3 माइनस 48 प्लस 81 तो 45 48 माइनस 3 45 हो गया 81 में माइनस कर दो तो ये 36 हो गया या 84 ऐड कर दो 81 और 3 फिर 48 माइनस कर दो आ जाएगा 36। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे मान लो इसको भी हम सेकंड मेथड से अपने करते तो कैसे करते? ये तो चलो फार्मूला लगा के हमने कर दिया, अगर मैं इसमें सेकंड मेथड अपना यूज़ करते तो कैसे होता? अब हमारे पास नंबर ऑफ बॉल कितनी बची है? नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल है, यही तो है 4 डिफरेंट बॉल। इस तरीके से मेथड भी समझ लेते हैं, फिर आप फार्मूला ही लगाएं, कोई टेंशन नहीं। हो सकता है आपको इसमें से भी आइडिया हो जाएगा तो जल्दी आंसर आने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और इस कंडीशन ये है कि कोई भी जो है बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जो है वो 3 बॉल्स को जो है पहले तो एक बार फिलअप कर दोगे। आपके पास एक बॉल जो है वो एक्स्ट्रा एक बॉल बची है, ये एक बॉल एक्स्ट्रा बचेगी। इस बॉल को अब आप कहाँ कहाँ पर डाल सकते हो? इस बॉल को आप कहोगे कि भाई मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, या तो हो सकता है इस बॉल को इसमें डाल दूँ, या हो सकता है इस बॉल को इसमें डाल दूँ। तो इसका मतलब अगर आपने इसमें डाल दिया तो यहाँ पर आ गया तो ये 2 1 1 का केस बन गया कि नहीं बन गया? या तो हो सकता है 1 2, अगर वो बीच वाले में डाला तो इसका बन जाएगा 1 2 1 का, या हो सकता है 1 1 2 का बन जाए। इसके अलावा कोई ग्रुप बनेगा क्या? यही तो ग्रुप बनेंगे ना, ये ग्रुप फॉर्मेशन है कि आपके पास यही बनने वाले हैं और कोई बनेगा ही नहीं। आप चाहो तो जितनी भी चाहे कोशिश कर लो, 4 डिफरेंट बॉल को इतने तरीके से आप डाल सकते हो और कोई तरीका है ही नहीं आपके पास। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही यहाँ तक बात? बताओ पहले तो यहाँ तक। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन अब ये फार्मूला पता नहीं याद है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले टोटल कितने थे? 4। तो फार्मूला इस तरीके से होता था कि n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, उसके बाद जितने भी हैं उनका, तो ये जो रिपीट करते हैं भाई फार्मूला ये याद है ना, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। कई बार ऐसा होता था तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन 1 1 दो बार रिपीट कर रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ जाएगा। और एक ये भी पढ़ा था आपने कि जब भी कभी यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है तो उतने के ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाके फिर से याद करना पड़ेगा ग्रुप फॉर्मेशन में, कि जितनी भी पावर यहाँ पर आई है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 बार 1 1 आया तो हमने 2 आया, 2 पावर में आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अगर ये 1 फैक्टोरियल 1 जो है वो 3 बार आ जाता तो 3 पावर में होता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। और ये जितना भी आया है उसको हमें कितने बॉक्सेस में डिफरेंट हो सकता है? ये पहले वाले के लिए हो, ये भी तो हो सकता है कि ये इसी तरीके का सेम फॉर्मेशन ग्रुप फॉर्मेशन दूसरे के लिए भी हो, इसी तरह का ग्रुप फॉर्मेशन तीसरे के लिए भी हो सकता है। यानी कि ये 3 फैक्टोरियल से हमको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया? जितने बॉक्स है उनसे डिवाइड करने के ये नंबर ऑफ वेज हैं, कि मतलब कौन वाले में जाएंगे, फर्स्ट में हो सकता है, दूसरे में। तो जितने भी जैसे पर्सन नहीं होते थे कि 3 पर्सन है, उनको बांटने के लिए बैठे हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड कर देते थे, तो वैसे ही यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस होंगे उनके फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसमें पीएनसी का थोड़ा यूज़ हो जाएगा। 4 3 2 1 और इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, तो 36 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात? तीसरे वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरे में लिखा हुआ है ऑन ऑन टू फंक्शन, जीरो क्यों हो जा रहा है? जब m की वैल्यू n से कम है तो वो जीरो क्यों हो रहा है बताओ? केस थर्ड जो था वो जीरो क्यों हो रहा है? केस थर्ड में m जो है वो अगर n से कम है, यहाँ पर जो है वो 1 2 3 है और यहाँ पर जो है a b c d 4 है,
तो आप कैसे इसका आप करोगे कि ऑन टू फंक्शन बन जाए, बताओ। आपको ये 3 डिफरेंट बॉल है, ये 3 डिफरेंट बॉल है, इनको 4 बॉक्सेस में डालना है। कैसे डाल पाओगे? आप डाल पाओगे इन 4 डिफरेंट बॉक्सेस? कोई भी बॉक्स खाली ना बचे, ऐसा हो सकता है? एक कोई ना कोई डी तो बचेगा, हो सकता है डी बच जाए, हो सकता है सी बच जाए, हो सकता है कोई एक तो बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाते हैं, जब m लेस देन n होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये इस टाइप के केसेस हमारे उसमें मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको, चलो अभी ये टाइम हो गया, होमवर्क दे देता हूँ, इसका जेई एडवांस का ही है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे उसको अगले टर्म पे। क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं बस जल्दी से, और बहुत इजी है, चाहोगे तो हो जाएगा। लेट एक्स बी द सेट ऑफ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट एंड वाई बी 7 एलिमेंट if alpha is the number of one function from x to y and beta is the number of onto function from y to x, then value of beta minus alpha divided by 5 factorial is what, ये पूछा गया है। और ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, जेई एडवांस में। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें 3 डिजिट में आएगा, ठीक है ना। उसमें जो एडवांस होता है उसमें जो है वो डिजिट नहीं है, 0 से लेकर 9 तक ही होगा। इंटीजर टाइप का मतलब हो सकता है 2 डिजिट में हो सकता है 3 डिजिट में हो सकता है 4 डिजिट में हो। तो यहाँ पर 3 डिजिट में आएगा आंसर आपका, इसको आप चेक कर लेंगे। अच्छा एक बात और बात करनी भूल गया मैं, कि अगर 1 1 ऑन 2 हमने निकाल लिया है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कुछ बता सकते हो कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कब निकाल सकते हो? अभी आपने 1 1 ऑन 2 दोनों निकाले हैं, तो यहाँ चाहो तो लिख लो। हाँ क्या होगा? नहीं नहीं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो हमेशा जो है वो m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल ही होंगे। और ये कब होगा? जब m की वैल्यू n के इक्वल हो। बाकी अगर m की वैल्यू n की इक्वल नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा 0 होंगे। ये आप और अपनी मेमोरी में फीड कर लें, और जो आपने चारों केसेस वहाँ पे देखे हुए ना, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारे केसेस में 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी में 1 1 होगा तो ऑन टू नहीं होगा, और किसी में ऑन टू होगा तो 1 1 नहीं होगा। तो और बाइजेक्टिव कहता है कि 1 1 ऑन टू दोनों हो तभी हमारा बाइजेक्टिव होता है। तो इसलिए जब m की वैल्यू n की इक्वल होगा तो उसका फैक्टोरियल में जो है वही आंसर हो जाएगा। मतलब m फैक्टोरियल बोलो या n फैक्टोरियल बोलो, और जब m और n इक्वल नहीं होंगे तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाएगा। ये भी यहीं पर लिख लेना। बस इतना ही काम आज करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट डे पे करेंगे हम। ओके।